नमस्कार। नरेंद्र मोदी क्या इस साल सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लें? नरेंद्र मोदी क्या इस साल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दें? नरेंद्र मोदी क्या इस साल 75 वर्ष के हो जाने के बाद सक्रिय राजनीति से हटने की बीजेपी की नीति का खुद पालन करेंगे? नरेंद्र मोदी के होते हुए देश क्या इस साल कोई नया प्रधानमंत्री देखेगा? ये सारे सवाल, अनुमान, अटकलें, बहस देश के भीतर पिछले 24 घंटों से तेज हैं। सियासी माहौल गर्म है। कारण है संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान। संघ यानी कि आरएसएस, बीजेपी का मातृ संगठन, उसकी नीति रीति तय करने वाला संगठन, और उसके प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि अगर आप 75 वर्ष के हो जाते हैं तो फिर आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप बगल में हट करके दूसरों के लिए जगह दें या दूसरों को अपना दायित्व दें। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। कुल मिलाकर के उन्होंने बात यही कही। बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो रहे हैं 17 सितंबर, और बीजेपी के भीतर यह नीति रही है कि अगर आप 75 वर्ष के हो गए हैं तो सक्रिय राजनीति से आप हट जाएंगे। तो क्या मोहन भागवत यह संकेत या संदेश नरेंद्र मोदी को दे रहे थे? क्या नरेंद्र मोदी और उनकी टीम के भीतर इस तरह की कोई चर्चा चल रही है कि 75 वर्ष के हो जाने के बाद क्या किया जाना चाहिए? मोहन भागवत का बयान यूं ही नहीं होगा, इसलिए इसको सही अर्थों में, उसके सही संदर्भ में देखा जाना, समझा जाना बहुत आवश्यक है। मोहन भागवत ने यह बात कब कही, क्यों कही, यह बात कहने के आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, तो उसके जो शब्दार्थ हैं और निहितार्थ हैं वो क्या है? दरअसल नागपुर में एक आयोजन था। आयोजन संघ के एक बहुत बड़े प्रचारक, विचारक और रणनीतिकार मोरोपंत पिंगले के ऊपर लिखी गई किताब आर्किटेक्ट ऑफ हिंदू रिसर्जेंस, उसके विमोचन का था। और विमोचन के मौके पर जो मुख्य अतिथि थे वो मोहन भागवत थे। मोहन भागवत इस अवसर पर बोलते हुए मोरोपंत पिंगले का जिक्र करते रहे। एक प्रसंग को उन्होंने याद किया कि कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी और शायद उन्होंने कार्यकारिणी की बैठक की जगह वृंदावन बताई, और उस दौरान यानी कि उन्हीं दिनों मोरोपंत पिंगले 75 वर्ष के हो रहे थे। तो इस बात पर विचार किया गया कि अगर वो 75 वर्ष के हो रहे हैं तो इसी आयोजन के भीतर उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तो उनको शॉल उड़ा करके उनका सम्मान किया गया और कहा गया कि आप 2 शब्द बोलिए। मोहन भागवत मोरोपंत पिंगले के उस दौरान दिए गए बयान को कोट कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर मैं खड़ा हूं तब भी आप हंस रहे हैं, मैं कुछ कहूं तब भी हंसेंगे, ना कहूं तब भी हंसेंगे, और अगर मैं मर गया तो लोग पत्थर फेंक करके यह देखेंगे कि मर गया है कि नहीं। दरअसल जब आप 75 वर्ष के हो जाते हैं तो आपको यह कहा जाता है इस शॉल डाल करके कि अब आपने काम कर लिया है, आपकी जिम्मेदारी पूरी हुई, आप हटिए, दूसरों को अवसर दीजिए। यह बात तो उन्होंने मोरोपंत पिंगले के हवाले से कही। इसलिए इसके शब्दार्थ जो हैं वो मोरोपंत पिंगले से जोड़ करके और उस संदर्भ में, क्योंकि उनके ऊपर किताब लिखी गई थी और उस अवसर पर उनको याद कर रहे थे, आप निकाल सकते। लेकिन इसके आगे मोहन भागवत ने जो कुछ कहा वह कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने कहा कि मोरोपंत पिंगले एक महान व्यक्ति थे, उनको आसक्ति नहीं थी, उन्होंने अपने सारे दायित्व निभाए और वो बहुत बड़े रणनीतिकार संघ के रहे। अयोध्या आंदोलन के वो कर्ता धर्ता थे, वो चाहते तो सबसे आगे रहते, लेकिन उन्होंने अशोक सिंघल को आगे किया। अपना नाम उन्होंने कमाने की कोशिश नहीं की, लेकिन सारी रणनीति उन्होंने की थी। उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए सारा श्रेय उन लोगों को दिया जिन लोगों को उन्होंने आगे किया। मोहन भागवत ये कह रहे थे कि जब हम कुछ कर रहे होते हैं, हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद हमको वहां से लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है। लेकिन मोरोपंत पिंगले इससे परे थे, महान थे। अब इस जगह पर मोहन भागवत जो कुछ भी कह रहे हैं उसके शब्दार्थ नहीं है, उसके निहितार्थ है, और वो अभिधा में नहीं बल्कि लक्षणा में समझा जाना चाहिए। वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को इस बात का संकेत दे रहे थे कि अब आप 75 वर्ष के हो रहे हैं, आपकी वय पूरी हो रही है, और पार्टी की नीति, जो बीजेपी की नीति है, वो यही रही है पिछले 11 वर्षों से कि 75 वर्ष के हो जाने के बाद आप सक्रिय राजनीति से हट जाएंगे, और यही परंपरा पिछले 11 वर्षों से पार्टी ढोती आ रही है। इसलिए आप अपवाद मत रहिए।
आप मोरोपंत पिंगले की तरह एक महान व्यक्ति बनिए, आसक्ति से बाहर आइए। यह मोहन भागवत कह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो बयान था, उस बयान के आगे जो कुछ भी उन्होंने कहा, उसके अपने निहितार्थ हैं, उनको भी समझा जाना चाहिए। और मोरोपंत पिंगले के हवाले से उन्होंने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि जब 1977 के चुनाव हो रहे थे, 1977 के चुनाव हो रहे थे, तो मोरोपंत पिंगले ने कहा था कि अगर सारा विपक्ष एकजुट होकर के लड़ाई लड़ता है, चुनाव लड़ता है, तो 276 सीटें विपक्ष को आएंगी और सरकार बन सकती है। और उतनी ही सीटें आई भी विपक्ष जब मिलकर के लड़ा तो। कहने का मतलब ये है कि ना सिर्फ वो संघ के विचारक थे, रणनीतिकार थे, बल्कि वो चुनाव प्रबंधन में भी माहिर थे। उनको चुनाव की भी अच्छी समझ थी और इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपने आप को पीछे रखा। महानता इसी में है। तो ये दूसरी बात थी जिसका उन्होंने उल्लेख किया, यह बताने के लिए कि सारा कुछ हो जाने के बाद भी अपने दायित्व को हर लिहाज से पूरी तरह निभाने के बावजूद एक समय के बाद उसको किसी और के हवाले कर दिया जाना चाहिए। और बीजेपी की जो नीति रही है वो कमोबेश यही रही है। लेकिन आज जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो उससे सहमत नहीं है। इसलिए संघ और बीजेपी के बीच में आपको एक टकराव दिखेगा। इस टकराव पर आने से पहले बीजेपी ने अभी तक जो 11 वर्षों में किया है नीति के तौर पर, उसको भी देख लेना आवश्यक है। 2014 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों जीत करके आए थे, लेकिन दोनों को 75 वर्ष ज्यादा के हो जाने के कारण मार्गदर्शक मंडल के भीतर रखा गया था। और मार्गदर्शक मंडल का सम्मान तो था, लेकिन उसकी अपनी कोई सक्रिय भूमिका नहीं थी। 2019 के जब चुनाव आ रहे थे तो उस समय भी कई नेता 75 की उम्र को पार कर रहे थे। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उनके साथ कलराज मिश्रा, सुमित्रा महाजन, हुकुमदेव नारायण सिंह यादव, इस तरह के नेताओं को टिकट नहीं दिया गया क्योंकि आप 75 वर्ष के हो गए हैं। आपका शरीर और आपकी सक्रियता अब देश सेवा की नहीं रही है। बीजेपी के भीतर रह करके और अपनी जिम्मेदारियों या दायित्व को निभा लेने की नहीं रही है, इसलिए टिकट नहीं दिया जा रहा है। सम्मान आपका पूरा है। और 2019 के चुनाव में बतौर अध्यक्ष अमित शाह ने कहा भी था कि टिकट उन लोगों को नहीं दिया जाएगा जो लोग 75 वर्ष पूरा कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में भी ऐसा ही हुआ कि रीता बहुगुणा जोशी, संतोष कुमार गंगवार और राजेंद्र अग्रवाल, इस तरह के नेताओं को पार्टी ने टिकट नहीं दिया क्योंकि आप भी उम्र की सीमा को पार कर गए हैं जो पार्टी ने तय कर रखा है। आपको याद हो कि 2016 में आनंदीबेन पटेल जो गुजरात के मुख्यमंत्री थी, उन्होंने छोड़ा, और नजमा हेपतुल्ला जो केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने पद से इस्तीफा दिया क्योंकि दोनों 75 साल से ज्यादा की हो चुकी थी। तो यह एक बड़ी पार्टी ने बना रखी है। नरेंद्र मोदी इस साल 17 अगस्त को 75 साल के हो जाएंगे और 75 साल के हो जाने से पहले ही पार्टी के भीतर जो शीर्ष नेतृत्व है वो अपना मैसेज लगातार देता रहा है। 2024 के चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल ने अपना प्रचार शुरू किया जेल से निकलने के बाद, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अगले से रिटायर हो जाएंगे, 75 वर्ष के हो जाएंगे और अमित शाह देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ना हो क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करते हैं। बीजेपी के भीतर ही टकराव हो, बीजेपी कार्यकर्ता और मतदाता दोनों इस तरह की उहापोह की स्थिति से अलग तरह के विभ्रम में पड़े और उनको वोट मिले, इस तरीके से उन्होंने अपना तुर्रा फेंका था। लेकिन बीजेपी ने तुरंत जवाब दिया था। अमित शाह और जेपी नड्डा दोनों ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, नरेंद्र मोदी देश के और बीजेपी के नेता हैं, उनकी अगुवाई में 2029 से सरकार चलेगी, आगे भी सरकार चलेगी। जेपी नड्डा ने कमोबेश यही बात कही थी कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, उनकी अगुवाई में सरकार आज भी है, कल भी रहेगी और भविष्य में भी उनके नेतृत्व में यह सरकार और देश चलते रहेंगे। कुल मिलाकर के इन दोनों नेताओं ने यह बात चुनावों से पहले ही साफ कर दी थी कि आगे भी नरेंद्र मोदी ही पार्टी के और सरकार के नेता होंगे, कर्ता धर्ता होंगे। और इस साल फरवरी में आपको याद होगा कि द्रौपदी मुर्मू जो देश के राष्ट्रपति हैं, उनके अभिभाषण पर जब चर्चा हो रही थी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला करते करते यह भी कहा था कि अभी तो मेरी तीसरी पारी है। 2047 में भारत को विकसित देश बनाने के लिए जो सिलसिला हमने शुरू किया है ये तो आगे अनवरत जारी रहेगा। और तीसरी पारी है का मतलब है कि आगे भी मेरी पारियां हैं, आगे भी मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी अगुवाई में सरकारें बनेंगी।
तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है, यह संघ प्रमुख के बयान से कहीं भी सहमत दिखता नहीं है। अगर मोहन भागवत ने मोरोपंत पिंगले के ऊपर लिखी गई किताब के हवाले से मोरोपंत पिंगले को याद करते हुए एक मैसेज नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को दिया है, तो बीजेपी की तरफ से भी बार बार यह संदेश दिया जाता रहा है कि इस तरह की कोई बात बीजेपी के भीतर अब नरेंद्र मोदी के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे में टकराव की स्थिति बनती है। संगठन जो संघ है और संगठन जो बीजेपी है, यानी कि मातृ संगठन और उसका जो पॉलिटिकल विंग है, दोनों के बीच में लीडरशिप को लेकर के, यानी कि सरकार की अगुवाई को लेकर के एक टकराव बन रहा है। और अंदर खाने जो बीजेपी की समझ रखने वाले लोग हैं, यह मानते हैं कि पार्टी के प्रमुख के तौर पर, यानी कि बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसी नेता का चुनाव अभी तक इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि यही टकराव चल रहा है। सरकार का नेतृत्व तो आगे नरेंद्र मोदी करेंगे या नहीं करेंगे, कोई नया नेता चुना जाएगा या बनेगा, और यह बात पहले तय हो जाए, उसके बाद अध्यक्ष पद पर किसी आदमी की नियुक्ति हो या उसको चुना जाए। तो बीजेपी संगठन के भीतर भी जो अभी टकराव चल रहा है और बीजेपी संघ के बीच भी यह जो असमंजस की स्थिति है, यह वैचारिक विरोध की स्थितियां हैं, ये अब सतह पर, और इनको राजनीति के पंडित जो संघ और बीजेपी दोनों को बहुत ही नजदीक से समझते हैं, वो समझने पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। इसीलिए मोहन भागवत के बयान के बाद देश के भीतर अलग अलग चैनलों पर या सोशल मीडिया के ऊपर जो चर्चाएं रहीं, वो अपने अपने अर्थों में रहीं, अपने अपने तरीके से लोगों ने उसकी व्याख्या की है। लेकिन एक बात तो सही है कि मोहन भागवत का बयान सिर्फ बयान नहीं है, सिर्फ किसी प्रसंग को याद करना भर नहीं है, वो एक मैसेज है और बीजेपी की तरफ से एक बहुत साफ सुथरा संदेश कि नरेंद्र मोदी आज भी सक्षम है, सक्रिय हैं, योग्य हैं, उनके नेतृत्व में देश और पार्टी दोनों मजबूत हैं, सबल हैं, सफल हैं, इसलिए उनके विकल्प पर विचार करने की कोई बात बनती ही नहीं है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होती है। इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपनी राय अगर होती है किसी मुद्दे पर वीडियो आप चाहते हैं देखना, तो वह भी आप रखा कीजिए। नमस्कार।